हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस Marcus-Hess theory. Already we discussed redox reaction. Redox reaction are two types: the mechanism of one electron transfer and second is the mechanism of two electron transfer. Right? Next, the mechanism of one electron transfer are depend upon two types. One type is inner sphere mechanism and other is outer sphere mechanism. तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किए थे कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्स हैं वह कैसे होने चाहिए। इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स शुड बी लेवले एंड अदर शुड बी इनर्ट होना मस्ट है, राइट। और उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लिगेंड का भी ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के साथ, तो उसको हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म कहते हैं। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं वह इनर्ट होते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेंट हो चाहे रिडक्टेंट हो, दोनों क्या होते हैं, दोनों इनर्ट होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, न कि नंबर्स ऑफ लिगेंड का ट्रांसफ़र हो। इसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और जो इसमें ब्रिजिंग, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में ब्रिजिंग फार्मेशन होता है, एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। वाइल आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत स्लो स्टेप में काज करता है, जबकि इनर स्फीयर मैकेनिज्म फास्ट स्टेप रिएक्शन होता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डिपेंड करता है ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पे। यह भी और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए जो ब्रिजिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फार्मेशन होता है वह बहुत ही स्लो होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, इसलिए ब्रिजिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फार्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। जैसा कि एग्जाम्पल बताए थे, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड और हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड जब कंबाइन होते हैं तो जो हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड होता है वह हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड हो जाता है, और जो हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड होता है आफ्टर फार्मिंग वह हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड हो जाता है। ओके, चलिए लेट्स डिस्कस मार्कस-हस थियरी, राइट। तो यह भी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का ही पार्ट है। द आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिएक्शन अकर when both the reacting complex ion exchange their ligands more slowly than they participate in the electron transfer process। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिएक्शन अकर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वह आपस में अपने लिगेंड्स का क्या करते हैं, रिएक्टिंग आयन एक्सचेंज देयर लिगेंड्स मोर स्लोली। लिगेंड्स का एक्सचेंज बहुत स्लोली होता है, दैट दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस, जैसा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिगेंड्स का पार्टिसिपेशन बहुत स्लो है तभी इसका मतलब क्या हुआ कि लिगेंड्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल ये है FeCN6 पावर -4 प्लस IrCl6 पावर -2। इन दिस स्टेट आयरन बिलोंग्स सेकेंड स्टेट
In this state, iron belong fourth state. Then iron, after forming iron, belong third state and iridium belong third state. इसका मतलब कि FeCN6 पावर -4 IrCl6 पावर -2। इसमें देखिए यह सेकेंड स्टेट में है और यह फोर्थ स्टेट में है। आफ्टर फार्मिंग FeCN6 पावर -3 प्लस IrCN6 और होल पावर -3। अब देखिए यहाँ पे कि यह सेकेंड और यह फोर्थ, जब यह एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो यह भी थर्ड में हो जाएगा और यह भी थर्ड में हो जाएगा। तो इसमें एक स्टेट बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के थ्रू, एक स्टेट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, TS स्टेट, मतलब ट्रांजिशन स्टेट। इसके मर्कस थ्योरी एक्सप्लेन किए कि रिएक्शन फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच एक ग्राफ प्लॉट होता है और वो ग्राफ यह होता है। यह हो गया प्रोडक्ट आपका, यह हो गया रिएक्टेंट और यह हो गया ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, चलिए इधर हो गया यह फ्री एनर्जी, इधर हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। देखिए जब ऑक्सीडेंट रिएक्टेंट में क्या आएंगे, ऑक्सीडेंट प्लस रिडक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक स्टेट फॉलो करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग बोथ प्रोसेस अकरिंग एक साथ अकर होते हैं। एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दूसरा वहीं पे बॉन्ड ब्रेक के कंडीशन में होता है। तो उस समय इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और यह स्टेट अनस्टेबल स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अनस्टेबल स्टेट कहलाता है। फिर आफ्टर प्रोडक्ट हैव द मोर एनर्जी रिलीज एंड फॉर्म द स्टेबल, देन इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ होती है, फिर जब आपस में ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आपस में जब पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। और जब ट्रांजिशन स्टेट बना तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत हाई होती है। ऑलरेडी यू नो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत हाई होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद यह क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वो मोर स्टेबल होते हैं। तभी ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देंगे जब उनकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी हाई होगी जब, तो प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो रिएक्ट करने के लिए कोलाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। एक इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू RT/ln KT/Hz प्लस डेल्टा GE प्लस डेल्टा G0 प्लस डेल्टा GI। चलिए डेल्टा G वी ऑलरेडी नो, दिस इज द फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी भाई, फ्री एनर्जी। R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ln KT/Hz। K is the voltage मान constant, H is the Planck constant, T is the already temperature, Z is the collision frequency। Z is the collision frequency for hypothetically uncharged reactant ion। क्या कहते हैं इसको? collision frequency for hypothetically uncharged reactant ions। ओके, चलिए डेल्टा जी ये क्या है?
फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, इतना मतलब समझ में आ रहा है। काज्ड बाई इंक्रीज्ड रिपल्सन बिटवीन द रिएक्टेंट्स ऑफ, caused by increased repulsion between the reactants of like charge at the distance of contact in the collision complex, contact in the collision complex। ठीक है, डेल्टा जी जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्री एनर्जी चेंज ऑफ arrangement of solvent layer, of arrangement of solvent layer outside the first coordination sphere of the reacting complex ion। ओके, चलिए नेक्स्ट डेल्टा जी आई, इसका मतलब क्या है? फ्री एनर्जी फॉर द इंटरनल अरेंजमेंट, फ्री एनर्जी फॉर द इंटरनल अरेंजमेंट within the first coordination sphere of each of the reacting complex ion। ओके, चलिए देखते हैं, यह इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट गिवन फॉर डेल्टा जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन is the basis of a qualitative analysis developed by Marcus-Huss theory। An important part of Marcus-Huss theory is the cross relation between, चलिए देखिए, K इक्वल टू K1 K2 K into F whole power half, where K and capital K are rate and equilibrium constant, and K1 and K2 are rate constant for the component electron transfer reaction। ठीक है, then log F इक्वल टू log K होल स्क्वायर अपॉन 4 log K1 K2 अपॉन Z स्क्वायर, where Z इक्वल टू कोलिजन फ्रिक्वेंसी फॉर हाइपोथेटिकली अनचेंज्ड रिएक्टेंट्स आयंस। ओके, ठीक है। द रेट कांस्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द मर्कस क्रॉस रिलेशन, मर्कस क्रॉस रिलेशन वर्सेस measured constant are shown। ठीक है, अभी हम ड्रा करते हैं ग्राफ। हाउएवर देयर आर सम वीकनेस ऑफ दिस थियोरी, एग्जाम्पल दैट इट इज नोन दैट इट गिव्स पुअर एग्रीमेंट एज द वैल्यू ऑफ K2 भी आपने देखा कि K1 and K2 is the rate constant of the component of electron, तो K2 increases, right? Then for two reaction with quite negative value of delta G, देखते हैं आगे। एक जैसे कॉलम बना लेते हैं, रिएक्शन हो गया,
दूसरे में डेल्टा जी इन मोल इनवर्स, तीसरे में K2 वैल्यू ऑब्जर्व्ड, और चौथे में K2 वैल्यू कैलकुलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आयरन है, यहाँ पे थर्ड स्टेट में है, वैनेडियम सेकेंड स्टेट में है। यह फार्मेशन दिया Fe सेकेंड स्टेट और वैनेडियम थर्ड स्टेट। इतना समझ में आया कि आयरन और वैनेडियम है, आयरन थर्ड स्टेट में है, वैनेडियम सेकेंड स्टेट में है। ठीक, तो आफ्टर रिएक्शन इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्रॉस रिलेशन ऑफ मर्कस थियरी, आयरन चेंज फेरिक टू फेरस और वैनेडियम सेकेंड टू थर्ड स्टेट। देन अभी हमने बताया कि डेल्टा जी की वैल्यू स्लोली डिक्रीज करेगी, तो यह हो गया -96 आएगा। आई एम कैलकुलेटिंग द फार्मूला डेल्टा जी इक्वल टू राइट, एंड K2 का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा वो 3 × 10⁴ होगा। ये रेट कांस्टेंट है, क्या है? रेट कांस्टेंट। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है वह 10⁶ होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड और नॉट? नहीं समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे रिएक्शन है कि आयरन सेकेंड का कोई कॉम्प्लेक्स थर्ड का कॉम्प्लेक्स है और एक वैनेडियम थर्ड सेकेंड का कॉम्प्लेक्स है कोई, जैसे अभी हम इरिडियम का देख रहे थे। तो आयरन थर्ड का कॉम्प्लेक्स, वैनेडियम सेकेंड का कॉम्प्लेक्स जब आपस में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, आपस में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं बाई मर्कस थियरी टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट, फिर आफ्टर फॉर्मिंग प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आयरन थर्ड से सेकेंड में हो जाएगा और वैनेडियम सेकेंड से थर्ड में हो जाएगा। दैट टाइम डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी? -96। और जो रेट कांस्टेंट K2 अभी मैंने बताया कि इंक्रीज करता है, तो K2 की वैल्यू जो है वह 3 × 10⁴ होता है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह कितना होगा? 1 × 10⁶ होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन थर्ड स्टेट, यूरेनियम, आयरन प्लस यूरेनियम। चलिए देखिए, यहाँ पे आयरन है थर्ड स्टेट में और यूरेनियम भी आपका थर्ड स्टेट में है, राइट। तो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट हो गए। तो यह क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो यह सेकेंड स्टेट में आता है, तो ऑक्सीडेंट हो गया। और यह क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, तो यह फोर्थ स्टेट में हो गया, यह रिडक्टेंट हो गया। कुछ समझ में आया? ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट कंबाइन जब होते हैं तो हम कैसे पता करते हैं ऑक्सीडेंट है रिडक्टेंट है? जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और डोनेट कर रहा है। हम इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे कि यह एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक, तो दैट टाइम डेल्टा जी वैल्यू -135। ओके, तो प्रेजेंट टाइम K2 हैव द 7 × 10⁵। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गया। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा? 1 × 10⁹। इतना क्लियर हुआ? ये था मर्कस थियरी। तो मर्कस थियरी समझ में आया कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। ओके, और इसमें जो दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें लिगेंड्स का स्लोली वेरी स्लोली और मोर स्लोली एक्सचेंज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यह फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कब बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट कब बनेगा। यानी फ्री एनर्जी बढ़ेगी
और रिएक्शन कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो पहले ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होंगे, फिर जैसे जैसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा और एनर्जी बढ़ती जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट के बाद ग्राफ धीरे धीरे घटता जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हो गया मर्कस थ्योरी। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज फास्ट इफ़ द लिगेंड आर पाई एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज वेरी फास्ट जब लिगेंड क्या हो, पाई एक्सेप्टर हो। ओके, तो पाई एक्सेप्टर में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका CO आता है, कार्बोनिल समूह आता है, साइनाइड आता है, ये सब क्या है? ये सब पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, चलिए समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज फास्ट इफ़ द कंडक्टिविटी ऑफ द लिगेंड इज हाई। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की कंडक्टिविटी है, कंसंट्रेशन है, वह क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी क्या होगा? बहुत हाई होगा। ठीक, तीसरा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज आल्सो फास्ट इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ केटायन इन द सॉल्यूशन इज हाई। इन द सॉल्यूशन इज हाई मतलब क्या है कि जैसे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हाई होंगे। आगे क्या है? बोथ द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन आर इनर्ट एंड देयर इनर कोऑर्डिनेशन सेल आर सैचुरेटेड। अभी हमने जैसा एक्सप्लेन किया था, मैंने समझाया था कि जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसमें जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स क्या होने चाहिए? इनर्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इनर्ट होने चाहिए। और ये पॉसिबिलिटी है कि जब तक इनर्ट नहीं होगा तब तक वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म नहीं कहलाएंगे। यदि एक इनर्ट और एक क्या हो जाए, लेबले हो जाए, तो वो इनर स्फीयर मैकेनिज्म हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखिए, आगे सुनिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र between the ions of the same metal, electron transfer between the ions of the same metal is fast if metal ligand bond distance in both the ions are very nearly the same। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जब सेम मेटल यानी बिटवीन द आयंस ऑफ सेम मेटल हो और उनके बीच जो ml बॉन्ड डिस्टेंस हो वह क्या हो? नियरली सेम हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज फास्ट इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज फास्ट इफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर इन प्रेजेंस इन T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल and slow if it is present in EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोग को T2G और EG ऑर्बिटल के बारे में। अभी एक दो पॉइंट और आप लोग को समझा दें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज फास्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज फास्ट इफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस, if the electron spin of two complexes are same, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब लिविंग एसाइड द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड, यानी जो लिविंग एसाइड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर्ड होते हैं। ओके, समझ में आया? चलिए, आउटर स्फीयर रिएक्शन जो होता है यह
कॉम यह इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फास्टर देन दोज विच इन्वॉल्व द सेम मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, जो आउटर स्फीयर रिएक्शन होता है या कॉम्प्लेक्स होता है डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आर फास्टर देन दोज विच इन्वॉल्व द सेम मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यह कुछ समझ में आया? चलिए इसको बताते हैं आपको ये पॉइंट। यहाँ पे जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का रिप्रेजेंट कर रहा है वह यह एक्सप्लेन कर रहा है कि जब सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट हो, ठीक है, लिगेंड सेम हो या डिफरेंट हो उस पर नहीं, मेटल की बात करते हैं, सेंट्रल एटम की बात, जब डिफरेंट हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्लो होगा इन कंपेरिजन टू सेम मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल दिस CN6 ओके पावर -4। चलिए इसको हम स्टार कर देते हैं, Fi CN6 पावर -3 टू फार्म, ये स्टार का आयरन है, मतलब ये इंडिकेशन है जो रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन सा आयरन को किसके साथ रख रहे हैं। प्लस Fi CN6 यहाँ -3 और यहाँ भी, जस्ट ए मिनट, हाँ देखिए ठीक है, यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसे हम समझ रहे हैं कि यह सेकेंड स्टेट और यह थर्ड स्टेट, फिर यह क्या हो गया, यह एक्सचेंज होकर थर्ड स्टेट हो गया और यह क्या हो गया सेकेंड स्टेट हो गया। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। ठीक, एक आयरन से हो गया ना, 6 पावर -4, ठीक है, सेकेंड स्टेट में इसको लेते हैं, और एक इरिडियम लेते हैं Cl6 और ये फोर्थ स्टेट में आफ्टर ट्रांसफरिंग -3 प्लस IR Cl6 -3, यहाँ पे इरिडियम थर्ड स्टेट, आयरन थर्ड स्टेट, इरिडियम फोर्थ स्टेट और यह सेकेंड स्टेट। देखिए यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हैं, एक रिएक्शन यह है और एक रिएक्शन यह है, ठीक। इस रिएक्शन में क्या एक्सप्लेन होता है कि यहाँ पे देखिए मेटल एटम दोनों के समान है, समान है ना, देखिए ऑक्सीडेंट भी है रिडक्टेंट भी है, दोनों के मेटल एटम समान है। इसमें देखिए ये ऑक्सीडेंट है और यह रिडक्टेंट है, जो भी हो वो तो डिपेंड करता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट जब एक्सचेंज करा के यहाँ देखेंगे तब पता चलेगा इसमें कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पावर -4 है सेकेंड स्टेट, यहाँ पावर -2 से, यहाँ देखिए सेंट्रल एटम आयरन है और यहाँ पे इरिडियम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होंगे, यानी ये वाला, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होंगे तो क्या होगा यह कि यह स्लोअर होगा। इट मीन्स इसके कंपेरिजन में, इस पूरे के कंपेरिजन में, पूरे रिएक्शन कंपेरिजन में यह फास्टर होगा और यह स्लोअर होगा। चलो इस पूरे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को ए मान लेते हैं और इस पूरे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को बी मान लेते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी।
ए फास्टर, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म किस में फास्टर होगा, ए में फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि जब जो सेंट्रल एटम है वह क्या हो, समान हो लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर हो, समान हो लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर हो। यहाँ देखिए सेकंड में है, यहाँ थर्ड में है, यहाँ ये सेकंड में हो, थर्ड में हो गया, ये सेकंड में हो गया। तो इसमें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू दिस। अभी समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलिए ठीक। अभी हम लोग एक T2G EG ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, चलिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग पढ़ते हैं। यह 10 DQ हो गया, ठीक। यह देखिए ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, XY, YZ, ZX, और यह हो गया X² माइनस Y², और यह हो गया DZ²। ये मेटल आयन के होते हैं, इसको फर्स्ट स्टेट कहते हैं। ये डी ऑर्बिटल, ये फर्स्ट स्टेट में होता है, ठीक। फिर इसको जब हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो सेकंड स्टेट में जाता है, जहाँ से ये स्प्लाइट हो जाता है, यानी डीजनरेट हो जाते हैं, सेकंड स्टेट। ठीक, डी के 5 ऑर्बिटल हो गए। अब ये जैसे स्प्लाइट होता है तो 2 सेट में कन्वर्ट होता है, एक EG सेट और एक T2G सेट। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये भी ध्यान दीजिए, ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। इसके बीच जो होता है डॉटेड लाइन जो रिप्रेजेंट करता है, यानी जो एनर्जी सेपरेशन करता है बिटवीन 2 सेट्स, इसको हम कहते हैं बैरी, ऐसा देखिए बैरी सेंटर, क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। यह होता है 0.6 डेल्टा 0, और यह होता है, चूँकि बिलो दी तो इसको हम नेगेटिव में लेते हैं, बैरी सेंटर एनर्जी लेवल से बिलो होता है तो इसको नेगेटिव लेते हैं। यह होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो T2G होता है यह लोअर एनर्जी रखता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, और यह क्या करते हैं, प्लेन के लाइन में होते हैं, इसलिए एनर्जी, इसकी एनर्जी लो होती है, और यह क्या होते हैं, एक्सिस पे बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी हाई होती है। DX² माइनस Y² DZ², इसमें भी सबसे हाई स्पिन DZ² का होता है, ठीक। चलिए इतना समझ में आया। तो इसमें वही जो ऑर्बिटल अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट इफ द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर इन प्रेजेंट, इफ द ट्रांसफर इज फास्ट, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट, द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड, द इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड is present in T2G orbital and slow if it is present in EG orbital। यानी T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल की बात हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बहुत फास्ट होगा, समझ में आया। और यदि EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बहुत स्लो होगा। तो यह डिपेंड किस पे करता है, लेविले और एनॉट पे। अब लेविले में क्या आते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आते हैं, क्या आते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, जैसे NH3 CO CN, ठीक है, और EN ETCS आते हैं। और वीक इनर्ट में क्या आते हैं, ये वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसमें उतना वो नहीं होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र,
अगर इसमें इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में ही डायरेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये क्या देता है कि ये हाई स्पिन कर देता है। क्या कर देता है? हाई स्पिन कर देता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिटल में भी चले जाएंगे, लेकिन इसमें T2G ऑर्बिटल में ही रहेंगे। इतना समझ में आ गया? तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के। अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ आउटर स्फीयर रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो नंबर फर्स्ट ऐसे हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन आयन्स आर चार्ज, ऐसे समझा देते हैं इसको। ठीक है, कि क्या है? पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन आयन्स आर चार्ज। इसमें क्या आता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, रिपल्सन कब होगा? जब बोथ साइन हो, क्या हो? बोथ साइन हो, ठीक, सेम हो। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इंक्रीजेज विथ टेंड्स टू डिक्रीज द रेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, ठीक, वैसे वैसे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ऐसे ले लेते हैं E A, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये तो हो गया रिपल्सन थियोरी की बात, ठीक, या रिपल्सन बिटवीन आयन्स आर चार्ज के बीच की बात हो गई। सेकेंड देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द लिगेंड्स। कंडक्टिविटी ऑफ द लिगेंड्स, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्सेस, जैसे टू कॉम्प्लेक्सेस कोई भी ले सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे एक My6 प्लस माइनस n प्लस दूसरा लेते हैं MX6 प्लस माइनस n, टू कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मोर रैपिडली एज द कंडक्टिविटी ऑफ द लिगेंड इंक्रीजेज, यानी जैसे जैसे इस ये लिगेंड्स है ना, सॉल्यूशन में इनकी कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र उतना ही तेज़ी से होता है। जितना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र उतना ही तेज़ी से होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज रैपिड फॉर हाई कंडक्टिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल में लेते हैं कोई भी सेंट्रल एटम होगा, पावर प्लस Cn एंड बाइफेनिल, रिलेटिव टू अब ले लेते हैं MeN का थ्राइस एथिलीन डाइएमीन, पावर प्लस N इज द वैलेंसी एंड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंस टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, और NH3 पावर 6। इसका मतलब क्या है कि यदि लिगेंड की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लिगेंड्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी फास्टर होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी क्या होगा? बहुत फास्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ग्रेटर द नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज फॉर द ओवरऑल रिएक्शन फास्टर द रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव में जाएगी वह रिएक्शन उतना ही फास्टर होगा। जैसे अभी हम आयरन की बात किए थे ना, Fe यूरेनियम, ये थर्ड हो गया और यह सेकेंड स्टेट में हो गया, या सॉरी ये भी थर्ड था, थर्ड स्टेट में, तो यह कन्वर्ट हुआ